ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर दुनिया के चंद जदीद तरीन इदारों में से है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्विसेज अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे 25 थेरेपीज़ बैक वक्त एक छत के नीचे मुहैया की जाती हैं और 8 थेरेपिस्ट एक बच्चे के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे किसी भी लर्निंग चैलेंजेस, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की असेसमेंट के लिए 1 साल की उम्र से इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट और फिर कंप्लीट साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू इंडिविजुअलाइज प्लान बना के उन बच्चों को कारामद बनाया जा सकता है। डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस, ये है ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर का काम। अच्छा सर, कैसे पता चलेगा कि मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हूँ? देखिए, ये गूगल से नहीं पता लगेगा, ठीक है? ये यूट्यूब से नहीं पता लगेगा। एक बात याद रखिए कि मैं स्ट्रेस के अंदर हूँ, ये इसकी अलामात मैं आपको बता देता हूँ कि जी, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं लोगों की मौजूदगी में भी मौजूद नहीं हूँ। जिस चीज़ों में मुझे मज़ा आता था, मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, मेरी नींद जो है वो उजड़ चुकी है, या मैं सारा दिन पड़ा सोता रहता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही है, मैं बिल्कुल जो है वो लेथार्जिक हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, इस तरह से गुज़र रही हैं, तो फिर ये होता कि जी, मुझे स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, डिसऑर्डर एक डायग्नोसिस है कि जिसके अंदर मेरा ये मर्ज़ इस हद तक जा चुका है कि ये डिसऑर्डर बन चुका है। नॉर्मली ऐसा ट्रॉमा जो मेरी ज़िंदगी के अंदर हुआ और मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, जो कि एक नेचुरल है, ग्रीव्स होता है, दुनिया में से लोग अगर हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तो हमें बाज़ दफ़ा निकलने में उसका तो बड़ा वक़्त दरकार होता है, या अनहोनी बात हो गई मेरे साथ, अचानक इस तरह की कोई चीज़ें हो गई, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है मेरे लिए। लेकिन मैं किस लेवल के ऊपर अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गया हूँ, जब हम पीटीएसडी कहते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर है, कि मैं किस लेवल के ऊपर अटक गया हूँ कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरी लाइफ़ स्टक हो गई है, मैं अपने लिए नुकसानदेह हो सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता हूँ। मैं इस लेवल के ऊपर अगर चला गया हूँ, और ये कौन डायग्नोज़ करेगा? ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज़ करेगा। पीटीएसडी का लेबल लगाने से पहले आप उनके पास जाइए जिनके पास ये इख्तियार है कि वो आपको ये डायग्नोसिस दे सके। एक और सवाल है जनाब, मेरी बहन मुझसे जेलस होती है इस हद तक कि मुझे उससे डर लगता है कि कहीं मुझे किसी दिन मार ही ना दे। अ, मुझे एजेस नहीं पता कि दोनों बहनों के बीच में उम्र का फ़र्क कितना है, लेकिन जेलसी बिटवीन सिबलिंग्स एक नॉर्मल फिनोमेना है। हम ज़रूरी नहीं है कि वो जेलसी हो, मोहब्बत में भी पोज़ेशन होता है। हर इंसान तवज्जो चाहता है, और हम भी चाहते हैं कि लव, अटेंशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। मेरे घर के अंदर मेरी बेटी और बहू के अंदर ये चैलेंज होता है कि पापा किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब ये एक खूबसूरत अ, जज़्बात भी हैं कि अटेंशन हासिल करने के लिए मेरी दोनों बेटियाँ जो है वो आपस के अंदर फ़ाइट करती हैं। एक को अगर मैंने प्यार किया और दूसरी को नहीं किया, तो हो सकता है उसका मुँह बन जाए। शेयर नहीं करना चाहते। जो जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप यकीन माने उनके अंदर पोज़ेशन खुद ब खुद आता है। मेरे अपने क्लिनिक्स के अंदर मेरी इतनी सारी बच्चियाँ काम करती हैं जो मुझे स्पिरिचुअल फ़ादर कहती हैं। वो आपस में लड़ रही होती है कि मैं क्यूट कौन है और क्यूटेस्ट कौन है। वो कह रही मैं ज़्यादा अच्छी हूँ बाबा के साथ, वो कहती मैं ज़्यादा अच्छी हूँ बाबा के साथ। तो ये एक नेचुरल हुस्न है। ये जो आपका ऐज अगर मुझे पता होती तो मैं बताता कि खुद ब खुद किस तरह डाई डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह की 2 बहनें जो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ रही होती हैं, उस वक़्त फ़ाइट भी आपको लग रहा होता है। जितनी ये डाई हार्ड दोस्त एक-दूसरे की होती हैं, जितना मुश्किल वक़्त में एक-दूसरे को ये प्रोटेक्ट करती हैं, आप यकीन मानिए कोई और दूसरा खूनी रिश्ता आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा आपको माँ इस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि आपको समझ नहीं पा रही होती है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो आप जो इस रिश्ते को चलने दें, क्योंकि ये नॉर्मल है, हर चीज़ काबिल तवज्जो नहीं होती है। अगर आप इग्नोर करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए मुझे लगता है कि शायद आपको अपनी बहन इतनी सताए भी ना आपको। सर, सवाल ये कि सोते हुए दिमाग जाग रहा होता है, सोच रही होती हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, कैसे रोकूँ उसे? अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कितनी है जो आप सारा दिन प्रोसेस करती हैं। मुझे स्लीप साइकिल का नहीं पता कि सोने से पहले आपने क्या-क्या किया है। मुझे नहीं पता कि आपने अपने जिस्म को थकाया या नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता कि अगर आप रात को सोते हुए बेड के ऊपर कौन-सा ड्रामा देखती हैं, कौन सा यूट्यूब देखती हैं, कितना मोबाइल फ़ोन देखती हैं, कौन-सी वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर आप ये कंटीन्यूअसली बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन करती हैं, ये मुझे नहीं मालूम है।
दूसरा सोचें, अगर लेट गो नहीं कर पा रहे तो फिर डेफ़िनेटली आपको उस लेट गो के ऊपर काम करना होगा। आपसे नहीं हो पा रहा तो आपको किसी माहिर ज़हनी सेहत के साथ रुजू करना होगा। नॉर्मली हम अगर रात को जिस वक़्त सोने के लिए लेटे हैं, लेट्स सपोज़ आप 11 बजे बेड के ऊपर लेटे हैं और ये एक्सरसाइज़ अगर आप सर्च करेंगे तो प्रोबेबली गूगल के ऊपर और यूट्यूब के हमारे चैनल्स के ऊपर मिल जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन और डॉक्टर इमरान के। लेकिन छोटी-सी टेक्नीक है वो ये कि साढ़े 10 बजे आप क्या कर रहे थे वो आपने पूरा रिकॉल करना है बेस्ड ऑन योर 5 सेंसेस। उसके बाद 10 बजे आप क्या कर रहे थे, साढ़े 9 बजे क्या कर रहे थे, 9 बजे क्या, यानी आपने उल्टा आधे-आधे घंटे चलना है और वो सारे मंज़र को पाँचों सेंस में रिकॉल करना है कि आप क्या कर रहे थे। और उससे फिर ये, मैंने अभी तक जितने भी लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखा, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह तक पहुँच पाए, वो उससे पहले टुन सो चुका होता है। तो वो ऑटोमैटिकली और उसको रिकॉल करके होता है कि वो आपने प्रोसेस कर लिया है और वो प्रोसेस कोई चीज़ हो जाती है तो वो रिसाइकिल बिट में चली जाती है, वो रुकी भी नहीं होती। तो आप इस तरह की एक्सरसाइज करके देखिए, उससे आपकी स्लीप साइकिल भी बेहतर हो सकती है। सवाल ये कि कैसे पता चलेगा कि मैं जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का शिकार हूँ? जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं जहाँ पे इंसान को हर वक़्त किसी न किसी चीज़ की तशवीश होती है, यानी हर चीज़ के ऊपर उसको तशवीश है। उसकी एंग्ज़ायटी या उसकी घबराहट इस लेवल की है कि वो हर वक़्त एक फड़फड़ाते हुए चिड़िया की तरह इधर से उधर जो है वो हो रहा है। क्यों? अगर ये डिसऑर्डर का लेवल है तो प्रोबेबली मेडिकेशन रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये नहीं पता कि उसके साथ और कौन से दूसरे इस तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से ये एंग्ज़ायटी है। कौन से ऐसे कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी है। यानी एंग्ज़ायटी का मतलब है मुस्तकबिल के अंदेशे। हर आने वाले लम्हे के अंदर मेरे साथ क्या होगा, मैं उसके अंदर यकीन की कैफ़ियत में नहीं हूँ। मैं ये कर नहीं पाऊँगी या कर नहीं पाऊँगा और क्या चीज़ से ख़ास तौर पे ये मुझे नहीं पता। हर चीज़ से, यानी जनरलाइज़्ड है, यानी मैं जो भी काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे रवैये इस तरह के हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है, मुझे साँस तेज़ से चढ़ा हुआ होता है, मुझे घबराहट हर वक़्त जो है वो तारी रहती है, जल्दबाज़ी होती है और मुझे लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा और मैं तो कम से कम अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। इस तरह के जो अलामात होते हैं, वो इस तरह की एक इंतहाई सीवियरिटी ऑफ एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जाते हैं और जब हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि इसको एक जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी है और उसके अंदर फॉर श्योर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, कामनेस चाहिए, जिसके अंदर थेरेपीज़ हो सकती हैं, जिसके अंदर मेडिकेशन हो सकती है और दूसरे अवामिल जब एक रूट कॉज़ मालूम हो जाए, तो फिर इसको आइडेंटिफ़ाई करके इसका इलाज किया जाता है। सवाल ये है कि जनाब सर, मैंने लाइफ़ में कांस्टेंट मूड स्विंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, मूड स्विंग्स लाइफ़ टाइम अगर आपके चल रहे हैं तो ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि ऐसी बीमारियां मौजूद हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर, जिसके अंदर दो पोल्स के ऊपर आपके मूड स्विंग्स होते हैं। ये केमिकल इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल का बैलेंस है वो आउट होता हो, इसीलिए कभी हम एंग्जाइटी के अंदर और कभी हम डिप्रेशन के अंदर जाते हैं। कभी हमारा एड्रेनलिन जो है वो बढ़ जाता है, कभी हमारा डोपामिन बढ़ जाता है, कभी हमारा सेरोटोनिन कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हमारे ब्रेन केमिकल्स हैं, अगर ये अप डाउन कंटिन्यूअसली होते हैं तो ये भी हमारे मूड स्विंग्स का सब सद्देबाब हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल आंसर दूँ कि जी मूड स्विंग्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन ज़रूर हो ताकि ये पता लग सके कि ये जो मूड स्विंग्स हैं ये किसी ज़हनी बीमारी की तरफ तो इशारा नहीं करती हैं। एक और सवाल है जनाब, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे सुधार कर सकता हूँ और इसके लिए कौन-सी प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन करनी चाहिए, जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम कर सकते हैं, जिसके आगे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं कि जब मैं ये स्किल सीख जाऊँगा फिर मैं कम्युनिकेशन करूँगा। मैं लैंग्वेज में भी यही होता है कि जनाब मैं थोड़ी-सी लैंग्वेज सीखूँगा, मैं फिर बोलूँगा, ना हो सकता है लोग हँसें। जबकि लैंग्वेज सीखने का भी तरीका ये है कि आप बोलना शुरू कर दें। आप देखें हमारे यहाँ जो लोग स्कूल भी नहीं गए होते, वो मिडल ईस्ट में जाते हैं और थोड़े दिनों में फर-फर अरबी बोल रहे होते हैं। उनको ये लैंग्वेज कैसे आ गई? या आप दूसरी चाइना के अंदर जाके चाइनीज़ बोलने लग जाते हैं, हम लोग जापान में जाके जापानीज़ बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हम कैसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं? उसका रीज़न ही यही है कि हमें ज़रूरत पड़ती है और हम बोलते हैं। इसी तरह जब आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट होते हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर डिलीवरी है, तो आपको डिलीवरी की जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डिलीवर कैसे करेंगे। डिलीवर आप जब बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे जब आपके पास कंटेंट होगा। जब आपको ये आता होगा कि मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ। आपके लिए कंटेंट चाहिए, आपके लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, आपके लिए
कॉन्फिडेंस चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब को इस मामले में जो है वो बड़ा फ़ेवरेबल है कि इसके अंदर बेहिसाब आपकी वीडियोज़ मौजूद होंगी, जो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो है वो बताएँगी। मॉडल क्या है आपका? किसको आप आइडियलाइज़ करते हैं? कि यार मुझे जो डिलीवरी स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या प्रेज़ेंटेशन स्किल्स हैं, मुझे इसकी करनी है। उसकी वीडियोज़ देखें आप, बड़ी बारीक-बीनी से देखें, वो खड़ा कैसे होता है, वो लफ्ज़ की अदायगी कैसे करता है, उसका हाथ कैसे चलता है, उसको कॉपी करें। उसको आप कॉपी करना शुरू करें। अपने कंटेंट के ऊपर उसकी मॉडलिंग करें एंड इस तरह टाइम टू टाइम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ऐड होती है। अच्छा जी, सवाल ये है कि सर मुझे आपसे पूछना था कि आपके क्लिनिक में रिलेशन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं जिनसे कोई मशवरा ले सके? जनाब जी, बिल्कुल होते हैं। आप किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी काउंसलिंग के लिए, किसी भी मैरिज काउंसलिंग के लिए आप हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक में तशरीफ़ ला सकते हैं और हमारे पास इस रिलेशन थेरेपी के लिए अपने बाहिमी रिश्तों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। और सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है कि ये मियाँ-बीवी के लिए हो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने वालदैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और ऐसे बहुत सारे वालदैन भी आते हैं जो अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उनकी भी जो है वो काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग की जाती है। आपको पता है जिनसी मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि बहुत से वालदैन खुद बहुत शर्माते हैं कि हम अपने इन ग्रोन अप बच्चों से कैसे बात करें। और उनको ये वाज़ेह जिस्मानी तब्दीलियाँ नज़र आ रही होती हैं और बाज़ दफ़ा कुछ एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही होती हैं और उसके अंदर उनको ये नहीं पता कि हम अपने बच्चे से अगर बात करें तो कौन बात करे, सही गलत उसको कैसे बताएँ। तो इस तरह की भी जो हमारे साथ रुजू करते हैं बच्चे और बच्चियों के लिए कि जनाब इनके ज़िंदगी के अंदर ये जो नए तग़य्युरात जवानी के आ रहे हैं, इसके बारे में हम अपने रिलेशनशिप को कैसे एस्टेब्लिश करें। तो जी बिल्कुल इस तरह की जो आपकी रिलेशंस है वो आती हैं। आपके सवालात जो है वो वाक़ई बहुत सारे हैं और हमारा वक़्त ख़त्म हो चुका है और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं हर हफ़्ते ये कहता हूँ, लेकिन मेरा इतना बिज़ी स्केड्यूल है, आप अगर सोशल मीडिया फ़ॉलो कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं दिन में कितनी जगह जो है वो एज़ अ गेस्ट स्पीकर और बाकी मेरे सेशंस और उसकी कमिटमेंट की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाता कि आपके बकिया सवालात के जवाबात एटलीस्ट रिकॉर्ड करा दूँ। कोशिश करूँगा बशर्ते ज़िंदगी कि आपके बकिया सवालात जो है वो रिकॉर्ड करा सकूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके सवालात बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। आप वो मेंटर, वो आप वो हीरो और आप वो नेकी का काम करते हैं कि आप बहुत से लोगों का सवाल बनते हैं। आप जुर्रत करते हैं, हिम्मत करते हैं और सवाल करते हैं और उस सवाल के जवाब बहैसियत एक तालिब-इल्माना हैसियत से जब हम आपको देते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये सवाल ज़रूर शेयर करें, ये जवाब ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये सदका है और इससे ये बेहतरीन नेकी है कि आप भलाई की बात दूसरे तक पहुँचाएँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो जिनका एक्सेस नहीं है। तो वहाँ पे आप उनको शेयर करें और अपने सवालात हमारे पास इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भेजते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि अपने पास मैक्सिमम वक़्त निकाल के आपके सवालात के जवाबात दें। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर इमरान को। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो।